शिक्षा नीति को लेकर एक दिवसीय कार्यक्रम रखा गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह उपस्थित रहे। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि हमारी भारतीय शिक्षा नीति में जो परिवर्तन होना चाहिए था, उसके लिए हमारे एक्सपर्ट लगे हैं और परिवर्तन हुआ है। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भगवान श्री राम और श्री कृष्ण का जिक्र करते हुए कहा कि भगवान को भी शिक्षा के लिए अपने महल से बाहर जाना पड़ा। भगवान श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ गए थे। और ये हमारी सनातन काल की शिक्षा के माध्यम से दुनिया में भारत की पहचान, जब हम अपने वसुदेव कुटुंबकम के उस भाव की तरफ देखते हैं तो अतीत के उस गौरवशाली पृष्ठ में भारत दुनिया में कुलगुरु के नाते से जाना जाता है। और कुलगुरु की जब हम बात कहेंगे तो कुलगुरु का तात्पर्य हम अपने नियंता नहीं है, अधिष्ठाता नहीं है, हमारे जीवन की अच्छाइयों के साथ जोड़ करके जीवन में अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले मार्ग के माध्यम से हम गुरु की उस महत्ता को नमन करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है माननीय शिक्षा मंत्री जी, हमारे इसी भाव के आधार पर शिक्षा नीति भी हमने सबसे पहले लागू की और कुलपतियों के नाम बदलकर कुलगुरु करने का भी अभियान हमारे राज्य में प्रारंभ किया है। जब हम अपने उस उदात्त भाव की तरफ ले जाते हैं तो शब्दों की भी अपनी महत्ता है और शब्दों की महत्ता से हम वो सब कुछ जोड़ना चाहते हैं जिसके माध्यम से शिक्षा के आधार पर व्यक्ति के जीवन में बदलाव आएगा। व्यक्ति के जीवन में बदलाव के यद्यपि अतीत के बहुत सारे उदाहरण हमारे सम्मान्य गुरुओं के माध्यम से हर काल में, हर युग में, हर समय जब कभी किसी ने कोई बड़ा परिवर्तन किया है तो उस बड़े परिवर्तन के बदलाव में उसकी शिक्षा, उसके गुरुओं की बड़ी भूमिका है। भगवान राम के जीवन काल में भी हम अगर देखें तो भगवान राम और लक्ष्मण अपने राजमहल में हैं, लेकिन विश्वामित्र अगर आते हैं और विश्वामित्र महाराज दशरथ से अपनी कठिनाइयों में सेना नहीं मांगते, उनको स्वयं को भी नहीं मांगते, वो केवल भगवान राम और लक्ष्मण को मांगते। क्या आपके राजकुमार दे दो, बगल के जंगल में ये भारी उत्पात राक्षस मारी स्वभाव, ये जो दूसरे का आतंक है, उसमें केवल राम और लक्ष्मण। और ऐसे में भी जब महाराज दशरथ कहते कि मैं राम लक्ष्मण को दूं, मुझे बड़े कठिन भाव से देने की हाँ करूंगा तो मैं सेना दे देता हूं, रथ दे देता हूं, सारथी दे देता हूं। उन्होंने कहा कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके 2 बालक दे दो। और 2 बालक को जंगल के यथार्थ से परिचय कराते हुए हम अगर इसका विश्लेषण करें, यद्यपि ये धर्म के आधार पर हमारे सभी धर्माचार्य इसको अपने अच्छे ढंग से बात करेंगे, लेकिन कभी कल्पना करें कि विश्वामित्र जी भगवान राम और लक्ष्मण को अगर महल से मांग करके नहीं ले जाते तो हो सकता है रामायण के लिए और बाकी सारी बातों के लिए, लेकिन भगवान राम और लक्ष्मण ने जब अपने महल से कदम बाहर बढ़ाए तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आया, उनकी एक विराटता का आधार पर उनका जो दुनिया ने स्वरूप देखा तो चुनौतियों से युवा मुकाबला भी करते हैं, मार्ग भी निकालते हैं। और उसी के बाद हमने सबने देखा कि वो तो मारी स्वभाव से जंगल को मुक्त कराने ले गए, लेकिन उससे आगे बढ़ते हुए गुरु और आगे लेकर के जनक नंदनी स्वयंवर जहां हो रहा था वहां तक ले गए। और माता सीता के स्वयंवर की घटना हम सब जानते हैं कि उस दौर में जब दुनिया के सारे महारथी आए हुए थे स्वयंवर में, लेकिन उस स्वयंवर के इतने बड़े आयोजन में भी भगवान राम ने धनुष यज्ञ के माध्यम से न केवल अपने बल पराक्रम पुरुषार्थ का परिचय दिया, बल्कि माता सीता का वर्ण करके वो 2 भुज से चतुर्भुज होकर के एक नए रिकॉर्ड की तरफ बढ़े, नए प्रकार से दुनिया ने उनका परिचय पाया। और ये जो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा बात के परवर्ती काल में, वनवास काल में, वो सारी चीजों से तो तब तो वो महाशक्ति रावण से मुकाबला और उस प्रकार का जीवन अलग दिखा। और ये उनका नहीं, यही शिक्षा की महत्ता भगवान कृष्ण के काल में भी देखते हैं। जब कंस को मारने के बाद शिक्षा की महत्ता के बलबूते पर आचार्य सांदीपनि के आश्रम में आते हैं तो 64 कला, 14 विद्या, सभी वेद पुराण, जिस प्रकार से भगवान का विराट रूप हम महाभारत के उस भीषण युद्ध में देखते हैं,
उसमें आचार्य सांदीपनि का तो हमको परिचय होता है कि कोई अपने शिष्य को कहां से कहां ले जाते हैं। और ये उस काल में नहीं, ये आपने सही कहा कि IIT, IIM वगैरह, तो मैं मान के चलता कि 2000 साल पहले भी जब विक्रमादित्य अपने शासन के सूत्र संभालते हैं तो चुनौती से तो मुकाबला हो गया, शकों को तो परास्त कर दिया, लेकिन शकों के परास्त करने के बाद सुशासन की बात जब करते हैं तो कहां से नवरत्न जुटाए। कश्मीर से हमारे बीच में कालिदास आए, वराहमिहिर आए, धन्वंतरी आए, जो जुटा करके हमारी राज्य व्यवस्था में विद्वानों का संकलन, विद्वानों को जोड़ करके शासन के माध्यम से समाज में वो सारे परिवर्तन कैसे लाएंगे। वैसे ही आपने राजा भोज की बात कही, हमारे संजय जी ने, भारत सरकार के अधिकारी, राजा भोज के उस शासनकाल में बनाया हुआ ये जो जल रचना की बात मालवा में हुई, ये बात सही है। ये राजा भोज का बड़ा तालाब भी हमको उसी काल में ले जाता है, जिसके आधार पर आज भी वो तालाब की रचना की पद्धति वर्तमान में बीटेक वाले विद्यार्थियों के लिए और तकनीकी दृष्टि से भी बड़ी महत्ता है कि तालाब पानी ऐसा भराए कि जो अपने आप में भौगोलिक प्राकृतिक रचना हो और पानी का निस्तारीकरण इतना छोटा सा हो कि लागत कम और पानी ज्यादा स्टोर हो जाए और उसके आधार पर वो तालाब बन जाए। आमतौर पर बड़ा बांध बनाने की परंपरा तो अभी भी मुख्य धारा से बंद करके ही तालाब बनाने की। तो ये प्राचीन गौरवशाली अतीत के उदाहरण भी हमारे सामने है और इसी आधार पर जब हम अपने शिक्षा नीति की तरफ देखते हैं तो यशस्वी प्रधानमंत्री का और माननीय धर्मेंद्र जी का जोरदार अभिनंदन करें, जिन्होंने शिक्षा नीति 2020 लागू करके उसके दायरे भी खोले और शिक्षा नीति जो हमारी भविष्य की चुनौतियों में अपनी सार्थक भूमिका अदा करे। हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश उन अग्रणी राज्यों में रहा है जहां पर हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन का काम प्रारंभ किया गया था और इसलिए कई क्षेत्रों में हम आगे काम करने में सफल हुए हैं। हमने भारतीय ज्ञान परंपरा को सम्मिलित करने का बड़ा निर्णय किया और नए जो सिलेबस बने हमारे, उस सब में भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में जो परिवर्तन होना था, बदलाव होना था, वो हमारे एक्सपर्ट लोगों ने बनाने का काम किया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्टडीज ने सब पूरा काम करके प्रथम वर्ष के सिलेबस को बनाया है और पुस्तकें लिखने का काम चल रहा है। हम जानते रोजगारोन्मुखी शिक्षा को बढ़ावा देते हुए हमने 7 सेक्टर स्किल काउंसिल के सहयोग से 10 अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम प्रारंभ किए हैं। 6 विश्वविद्यालयों एवं 18 स्वायत्त महाविद्यालयों में BSc कृषि पाठ्यक्रम प्रारंभ किए हैं। प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु IIT दिल्ली के साथ MOU के माध्यम से AI और फिनटेक के प्रमाण पत्र कोर्स प्रारंभ किए हैं। राज्य के सभी 56 जिला मुख्यालयों में प्रधानमंत्री उत्कृष्ट महाविद्यालय स्थापित कर उन्हें पूर्णतः मल्टी डिसिप्लिनरी स्वरूप प्रदान किया गया है। डिजी लॉकर की जो व्यवस्था की वो बहुत तेज गति से उस पर काम हुआ है। स्वशासी महाविद्यालय की श्रृंखला तैयार कर उसके माध्यम से स्वायत्तता बढ़ाने हेतु योग्य महाविद्यालय को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने का कार्य कर रहे हैं। मानव संसाधन विकास राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इसके लिए 56 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, आगे भी जारी रखेंगे। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्वयं पोर्टल पर कोर्सेज एवं लेक्चर्स निर्मित किए गए थे, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण उपयोगी है कि अधिकतर अंग्रेजी कोर्स अंग्रेजी भाषा में होने से मध्य प्रदेश राज्य हिंदी भाषी होने के कारण जो दिक्कतें थी उसको हम हल करने का काम कर रहे हैं। विद्यार्थियों को हिंदी, क्षेत्रीय एवं स्थानीय भाषाओं में सामग्री प्रदान करने के लिए 10 डिजिटल स्टूडियो स्थापित किए गए हैं, जिनके द्वारा अब तक 800 से अधिक व्याख्यान रिकॉर्ड कर विभाग के YouTube चैनल के माध्यम से विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए जा चुके हैं। सभी भारतीय भाषाओं का अध्ययन मध्य प्रदेश के हमारे विश्वविद्यालयों ने कराने का निर्णय किया है और ये पूरा निर्णय देश की एकात्मता को ध्यान में रखते हुए
भाषा जोड़ने का काम करती है, भाषाएं तोड़ने का काम नहीं करती है। इसके संदेश को पूरे देश में देने के लिए इस मध्य प्रदेश हिंदीभाषी राज्य ने बड़ा निर्णय किया है। इसलिए हमने तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उड़िया, बांग्ल, मणिपुरी, सिंधी, असमिया ऐसी भाषाओं को हमने प्रथम चरण में लगभग 13 भाषाओं को हमने हमारे विश्वविद्यालय को दिया है, जिन पर तेज गति के साथ काम कर रहा है। आने वाले समय में हम क्रेडिट से जोड़ करके इन भाषाओं को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी सीख सके और देश में वो जिस राज्य में जो भाषा प्रमुखता से बोली जाती है वहाँ के विद्यार्थियों के साथ में संवाद कर सके। इस प्रकार हमारे विश्वविद्यालयों ने काम करना प्रारंभ किया है। चूंकि आज की एक दिवसीय कार्यशाला है और स्वाभाविक रूप से हमारे बीच में बड़ा अवसर है जब हम जिन्होंने शिक्षा नीति पर काम किया, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे बीच में है। स्वाभाविक रूप से शुरुआत से लेकर आज तक के उनके अनुभव, माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा को पेपर पर उतार कर उसको नीचे तक भेजने का उनका जो परिश्रम है, संघर्ष सब तो ठीक नहीं है लेकिन बहुत कड़ी मेहनत हम लोगों ने बहुत नजदीक से देखा है। आपने बहुत कितने तरह के सेमिनार्स करके, कितनी तरह के वर्कशॉप के बाद ये नीति इस देश में आई और आज पूरे भारत में हर राज्य में इस पर काफी काम भी हो रहा है और निचले स्तर पर उसके परिणाम भी परिलक्षित हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भी हम लोग लगातार नई शिक्षा नीति का बेहतर क्रियान्वयन हो, नई शिक्षा नीति को शिक्षण जगत में काम करने वाले हमारे चाहे प्रिंसिपल्स हों, टीचर्स हों, वो आत्मसात करें। जब वो आत्मसात करेंगे तब उसके बाद बेहतर उसके परिणाम बच्चों के बीच में हम लेकर आ पाएंगे। मध्य प्रदेश में भी हम लोगों ने काफी इसमें काम किया है और मुझे बताते हुए खुशी है कि जैसा अभी सचिव शिक्षा भारत सरकार कह रहे थे कि हमें शिशु शिक्षा के ऊपर बहुत काम कर, बाल वाटिकाओं पर सबसे ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से कंपटीशन मिलता है। बच्चा एक बार 3 साल की उम्र में नर्सरी में किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में चला जाता है, फिर वापस बेहतर स्कूल होने के बाद में भी शासकीय क्षेत्र में आता नहीं बच्चा लौट के। मुझे लगता है कि अगर हमको गवर्नमेंट के स्कूल्स के अंदर बच्चों को पकड़ के रखना है तो सर्वाधिक अगर काम करने की कहीं आवश्यकता है तो हमारी बाल वाटिकाओं की स्थापना के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने लगभग 4,500 बाल वाटिकाओं की स्थापना की है, जिसमें 3 साल के बच्चों को हम लोगों ने एनरोल करके उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। हम लोग त्रिभाषा फार्मूला उस पर भी काम कर रहे हैं और लगातार जनजाति हमारे जो विकास खंड हैं 49 जनजाति विकास खंडों में हम लोगों ने जो त्रिभाषा फार्मूला के तहत जो किताबें हैं वो नीचे उपलब्ध कराने का हमने काम किया। हम लोग ओपन स्कूल के माध्यम से जो बच्चे पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं उनको राज्य मुख्य शिक्षा बोर्ड के माध्यम से भी उनको विद्यादान कराने का हम काम कर रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछले 2 वर्षों में ड्रॉप आउट में मध्य प्रदेश में गिरावट आई है। हम उसमें कहीं ना कहीं बच्चों को ट्रैक करने में कामयाब हुए हैं। निपुण भारत के तहत भी हम लोगों ने जो आधारभूत संरचना है और संख्या ज्ञान की दृष्टि से भी सभी प्राइमरी स्कूल्स में हम लोग काम कर रहे हैं। FLN में भी उसके कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चों को हमारे शासकीय स्कूलों में बच्चे अध्ययन करें। उनका शासकीय स्कूलों से जो खासकर पालकों का मोह भंग हुआ था उसको दोबारा से कैसे उनका भरोसा हम स्थापित कर सकें, इसके लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक योजनाएं इस प्रदेश में चला रहे हैं। हमारे जो हायर सेकेंडरी के टॉपर्स हैं उन बच्चों को शायद मध्य प्रदेश अकेला ऐसा राज्य जहां हम उन्हें स्कूटी देकर उन बच्चों का सम्मान करते हैं और शासकीय स्कूल में बेहतर संसाधन के साथ पढ़ने के लिए हम उन्हें प्रेरित करते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर हम 75 प्लस के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हम लैपटॉप देने का काम करते हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश में हम लोगों ने इस वर्ष समय पर जब अप्रैल में नया सेशन चालू होता है तब बच्चों को सिलेबस देने का हम लोगों ने पहले हफ्ते में मध्य प्रदेश में हर शाला तक सिलेबस भेजने का काम किया। हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के युवाओं के द्वारा देश समाज को बदलने के विश्वास का प्रतीक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारे
शिक्षा परिदृश्य में एक गहन परिवर्तन और सुधार का दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत के भविष्य को नई दिशा देने की दूरंदर्शी कार्य योजना है, जिसका मूल स्वभाव समग्रता है। नीति के लक्ष्यों के समग्र शिक्षा, समग्र विकास और समग्र राष्ट्र निर्माण से जुड़ी चुनौती और मध्य प्रदेश की विशेष परिस्थितियों में उपलब्ध संभावनाओं पर प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सामूहिक विचार की पहल सराहनीय है। नीति के एकीकृत स्नातक कार्यक्रम, बहुप्रवेश बहु निर्गम व्यवस्था, शैक्षणिक बैंक ऑफ क्रेडिट और अनुसंधान केंद्रीय वातावरण आदि प्रावधान उच्च शिक्षा के अधिक लचीला, आधुनिक और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक से समृद्ध बनाने का अवसर है। इसके लिए प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थाओं को नवाचार, गुणवत्तापूर्ण संकाय विकास, डिजिटल अवसंरचना और उद्योग शिक्षा सहभागिता के सुदृढ़ीकरण के कार्य समयबद्ध तरीके से करने होंगे। विद्यालयीन शिक्षा में बच्चों को मातृभाषा में अभिभावात्मक शिक्षण के द्वारा मूल साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान देने के लिए अधिक आनंदमयी, समझ आधारित और भविष्य उन्मुख शिक्षा के लिए ही एनईपी में 5+3+3+4 की संरचना की गई है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शिक्षक प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीक और नवाचारशील पद्धतियों के द्वारा हमें हमारे विद्यालय तंत्र को अग्रणी बनाना है। 21वीं सदी के लिए विद्यार्थी को तैयार करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के द्वारा कौशल निर्माण, डिजिटल साक्षरता और सेल्फ लर्निंग के लिए आयाम को प्राप्त करने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोच के साथ करना होगा। एनईपी में विदेशी विश्वविद्यालय की स्थापना की संभावनाओं को मध्य प्रदेश वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने के अवसर के रूप में मिला जाए। शिक्षा की गुणवत्ता को नई ऊर्जा देने के लिए शिक्षकों को एआई आधारित सहायक उपकरणों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना जरूरी है। इसके लिए पारदर्शी नियमन, गुणवत्तापूर्ण प्रमाण और विश्व स्तरीय अवसंरचना को सुनिश्चित करना आज की प्राथमिक आवश्यकता है। हमें यह भी समझना होगा कि नीति का सफल क्रियान्वयन केवल प्रासंगिक कदम नहीं, बल्कि एक संयुक्त राष्ट्रीय प्रयास है। सही दिशा, स्पष्ट लक्ष्य और समन्वित कार्य संस्कृति के माध्यम से मध्य प्रदेश को शिक्षा परिवर्तन की दिशा में देश का अग्रणी राज्य बनाना होगा। कार्यशाला के सार्थक चिंतन और प्रभावी निष्कर्ष को द्वारा प्रधानमंत्री जी की विकसित भारत एट 2047 की संकल्प को साकार करना जरूरी बनता है।